जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेके आ रहे हैं 5, जो कि हमारी ये भौतिकी की ही है। वायुमंडल की क्लास रहेगी हमारी कि वायुमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा वायुमंडल क्या कहलाता है, वायुमंडल का वैशेषिक अध्ययन जो अपन ने किया पिछली क्लासों में, वो चीज़ें पढ़ी। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे बेटा मौसम किसे कहते हैं और मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है। आज की हम क्लासों में क्या पढ़ेंगे कि मौसम के तत्व क्या हैं, मौसम कहलाता क्या है और मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है। पिछली क्लास में इसके पहले हमने आपको बताया कि मौसम पूर्वानुमान क्या कहलाता है, इससे लाभ क्या कैसे होते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई मौसम पूर्वानुमान के प्रकार कितने होते हैं तथा मौसम के तत्व क्या कहलाते हैं। ये सभी जो भी हमारे बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, बराबर एक क्रमवार तरीके से आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता है, तो जुड़ते हैं। नया प्रश्न है हमारे लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम इसको भी डाल रहे हैं। आपके लिए फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं ले रहे हैं, मुख्य प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, कौन से प्रश्न ले रहे हैं हम? मुख्य प्रश्न ले रहे हैं। और ये भी हम कैसे ले रहे हैं? VBM वाले प्रश्न ले रहे हैं। आज का प्रश्न है हमारा, मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? इसके प्रमुख तत्व लिखिए। इसके प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि मौसम किसे कहते हैं, मौसम के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो बच्चों मौसम कहलाता क्या है? पहली बात तो आप लोगों को यही जानकारी होनी चाहिए कि मौसम क्या है। तो यदि इसकी मैं एक सरल सी परिभाषा आपको बताऊं तो इसको ये अपन कह सकते हैं कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। किसको? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। क्लियर है बात? अब इसको हम परिभाषा में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे कहा जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे? परिभाषा में कन्वर्ट करेंगे। परिभाषा इसकी डाल दो आप लोग। परिभाषा देखो, वायुमंडल के दिन प्रतिदिन में घटित होने वाली वायुमंडल के दिन प्रतिदिन में घटित होने वाली क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। मौसम कहा जाता है। ओके बेटा, हमने क्या कहा? वायुमंडल के दिन प्रतिदिन में घटित होने वाली क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर वायुमंडल में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं के अध्ययन को मौसम कहा जाता है। अथवा आप ये भी लिख सकते हैं कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को, अथवा में एक और परिभाषा हम बता दे रहे हैं, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अब दो में से आपको जो भी कंफर्टेबल परिभाषा लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या? वायुमंडल के दिन प्रतिदिन में घटित होने वाली घटनाओं की क्षणिक अवस्था को, घटित होने वाली क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। ओके, और वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर? अब हम इसके 5 तत्व, ये प्रमुख 5 तत्व इसके और बता दें। इसके प्रमुख 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व होते हैं। अब हम बताएं इनके नाम कौन कौन से हैं। हमने आपको इसके नाम हम आपको यदि बता दें तो भैया इसके नाम हम पहले शॉर्ट ट्रिक से लिखाएंगे, वरना फिर आपको तो समस्या इसमें खड़ी हो जानी है। शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे तो ये है कि समस्या नहीं इनकी आएगी आपके लिए, वरना तो अंततः गत्वा
बहुत समस्या हो जाएगी। सबसे पहले तापमान, दूसरा हमारा तत्व रहता है इसका पाला, दूसरा हमारा तत्व क्या रहता है? पाला। ठीक है, नहीं तो तापमान की पाला ना करो आप, तापमान, इसके बाद आप डाल दो क्या? प्रकाश, प्रकाश, तीसरा आप डाल दो आर्द्रता, शॉर्ट ट्रिक है हमारी, सॉरी आर्द्रता लिखना है, मैं भी पता नहीं आज थोड़ा सा दिमाग अपसेट टाइप का है तो चल जाता है यदा कदा कभी कभार। आर्द्रता, ओके। चौथा है हमारा वायु, चौथा हमारा वायु, और पांचवा है हमारा वर्षा, पांचवा है हमारा वर्षा। ठीक है बच्चों, ये हमारे 5 तत्व हैं इसके, ये हमारे क्या हैं? इसके प्रभावित करने वाले कारक या तत्व हैं। हमने क्वेश्चन कहा आपसे मौसम किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखे, तब आपने बेटा हमको बताया कि सर वायुमंडल के दिन प्रतिदिन की अवस्था या फिर दिन प्रतिदिन में घटित होने वाली क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है, अथवा वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। आपने इसके नाम बताए तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा। अब आपने इसके क्या नाम बताए? तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा। अब इन नामों को याद कैसे किया जाता है? इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, मौसम ने सब छोड़े काम, मौसम से, देखो भैया शॉर्ट ट्रिक इसका ये याद रहता है, इनके नाम याद करने का, सब छोड़े काम, मौसम से सब होते काम, मौसम से सब होते काम, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम। लो भैया, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इतना सा शॉर्ट ट्रिक है हमारा। क्या? मौसम से सब होते काम, वर्ष, ताप, सो तापमान निकाल दो, प्रकाश, सो भैया प्रकाश निकाल लो, आर्द्रता, सो भैया आर्द्रता निकाल दो, वायु, सो भैया वायु निकाल दो, वर्षा, सो भैया वर्षा निकाल दो। क्लियर है? कैसा? मौसम से सब होते काम, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम। इतना याद कर पाओगे? पहली बात तो सरल सी इसकी परिभाषा है कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है, इसकी वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है, और इसके प्रमुख 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? मौसम से सब होते काम, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम। क्या कहोगे? मौसम से सब होते काम, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम। मतलब ताप सो ताप, ताप, प्रकाश सो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ताप, प्रकाश, आर्द्रता सो आर्द्रता, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु सो वायु, वर्षा वर्षा। ठीक है, तो मौसम से सब होते काम, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम। ये सो नॉर्मल सा। अब इनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है। इसको ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मौसम किसे कहते हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये तत्व और प्रभावित करने वाले कारक एक ही हैं, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं। हमने तो पूरा पढ़ाया, आपके दिमाग तक बहुत सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। ओके बच्चा, बढ़ते हैं। क्या? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहा जाता है, और मौसम को जो प्रभावित करते हैं कारक वो कौन कौन से करते हैं? मौसम से सब होते काम, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम। क्या कहोगे? मौसम से सब होते काम, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। क्लियर है बच्चों? हो गई यहां तक बात क्लियर? अब हम आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। अभी तक तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, अब इनके तत्वों के बारे में अब जानेंगे भाई हम कि तापमान क्या है, भाई प्रकाश क्या है, वायु क्या है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमको एनालिसिस भी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा एनालिसिस इनके बारे में हमें पढ़ना है कि भैया ताप क्या है। पहला हमने कहा था ताप, पहला हमने क्या कहा था? ताप बताया आपको। पहली हेडिंग हमने क्या थी? ताप। सो पहली हेडिंग आप बनाओगे तापमान।
ओके, पहली हेडिंग क्या है, तापमान। तो लिखेंगे मौसम निर्धारण में, सॉरी मौसम परिवर्तन में तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निभाता है। जो कौन होता है, मौसम होता है, ये जो ताप होता है, जो ताप होता है, ये मौसम परिवर्तन में महत्वपूर्ण मौसम परिवर्तन में तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि भैया वायुमंडल का, क्योंकि जब, देखना सुनना गौर से, क्योंकि जब वायुमंडल का तापमान अधिक होता है, तब जब वायुमंडल का तापमान अधिक होता है, तब क्या होता है भैया, वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तब वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तथा शीतल प्रदेशों से हवा आती है। हवा आती का मतलब पंखे वाली हवा नहीं आती है भैया। क्या होता है, तापमान जो मौसम को प्रभावित करता है, ये तापमान मौसम को प्रभावित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अपने लिए। कैसी भूमिका निभाता है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जो मौसम होता है, ये तापमान के मतलब मौसम परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जब वायुमंडल का तापमान अधिक होता है, तब वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। अब क्या हुआ, जब तापमान अधिक हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ इस भूधरा का, इस धरती का, तो क्या होता है, गर्मी बढ़ेगी। तो क्या होगा, ये जो वायु गर्म होगी ये ऊपर उठने लगती है। जब वायु गर्म ऊपर होकर उठने लगती है, तो वो जो वायु का स्थान होता है वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तब ठंडे प्रदेशों से वायु क्या करती है, इन रिक्त स्थानों को पूरा करती है। क्लियर है बात? अगली हेडिंग हमारी रहेगी प्रकाश। दूसरी हेडिंग क्या है, प्रकाश देख लो भैया। मौसम परिवर्तन में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण क्या है बेटा, भूमिका है। मौसम परिवर्तन में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो किस लिए, उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है बेटा हमारा, ठीक है, जो क्या है, सूर्य का प्रकाश है, इसका अपने ही क्षैतिजीय तल पर, इसका कैसे, अपने ही कौन से तल पर, अपने ही इसका क्षैतिजीय तल पर। जैसे सूर्य का प्रकाश है हमारा, सूर्य का प्रकाश जब क्या होता है, मौसम परिवर्तन में सूर्य के प्रकाश की, मौसम परिवर्तन में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, तब धरती पर उपस्थित जल क्या हो जाता है, वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है, और बाद में वायु का संघनन होकर वर्षा होने लगती है।
होने लगती है। क्या होने लगती है बेटा? वर्षा होने लगती है। हमने कहा भैया प्रकाश क्या है, तो प्रकाश में हमने आपको बताया, प्रकाश में हमने आपको क्या बताया कि मौसम परिवर्तन में सूर्य का प्रकाश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो क्यों? क्योंकि भैया जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तब धरती पर क्या होता है, जब अब धूप पड़ी बहुत तेज तो धरती पर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। जब गर्मी बढ़ती है तो आपने देखा होगा जो धरती पर उपस्थित पानी होता है, समुद्रों का, नदियों का, झीलों का, वो छोटे छोटे वाष्प के रूप में, वाष्प कणों के रूप में ऊपर जाने लगता है। और जब वो पानी ऊपर पहुंचता है तो वायु के द्वारा वाष्प का क्या होता है, संघनन होता है। क्या होता है बेटा? संघनन होता है। जब वायु का संघनन होता है तो यही बूंदें बादल बनकर बाद में क्या होती हैं, आकर बरसने लगती हैं नीचे, जिसे हम लोग वर्षा के तौर पर कह देते हैं। तो हमने प्रकाश के बारे में लिखा, मौसम परिवर्तन में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में अधिक होता है तब धरती पर उपस्थित जल वाष्प के माध्यम से ऊपर जाने लगता है और वह वाष्पित या वाष्पीकृत जल क्या हो जाता है, संघनित होकर बाद में वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे आ जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। तीसरी हमारी हेडिंग रहेगी अपनी, कौन सी थी भैया? हमारी कौन सी आई अब? आर्द्रता। तीसरी हमारी हेडिंग क्या है? आर्द्रता। आर्द्रता अब क्या कहलाती है भैया? आर्द्रता के बारे में जानते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। बस इसमें इतना सा पढ़ना है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। कहने का मतलब मेरा, आप समझिए गौर से, मेरा कहने का मतलब क्या था? तापमान। तो मौसम परिवर्तन में तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल का तापमान अधिक होने पर क्या होता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे क्या हो जाता है, तथा अब जो वायु का स्थान, इस प्रदेश में वायु बची है तो इस स्थान पर वायु गर्म होती है, तो भाई बाद में भविष्य में ये होता है, जब इस स्थान की वायु रिक्त हो गई तो अब दूसरे प्रदेश से ठंडी हवा आएगी ना। भाई कोई चीज हमारे पास यहां रखी थी इस डिब्बे पे, अब ये डिब्बे से उठ के ये यहां उठ गई, अब ये डिब्बा तो खाली हो गया ना, तो इस डिब्बे को तो भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, इस डिब्बे को तो भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। वही चीज है, मौसम परिवर्तन में तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि वायुमंडल का तापमान अधिक होता है तब वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और उस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए अन्य दूसरे प्रदेशों से वर्षा आती है। दूसरी हेडिंग है सूर्य का प्रकाश। तो जो सूर्य का प्रकाश है यह मौसम परिवर्तन करने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब अधिक होता है, जब धरती पे सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तब वायुमंडल में क्या होता है, जो धरती पे जल उपस्थित होता है वो वाष्प के माध्यम से ऊपर उठने लगता है, और जब वाष्प के माध्यम से ऊपर उठने लगता है तो वो क्या हो जाता है भैया, और उसके बाद वायु का संघनन होकर, वायु के साथ वर्षा की बूंदों का संघनन होकर बाद में बारिश होने लगती है। तीसरा आर्द्रता। आर्द्रता आपने देखा होगा, सर्दी चल ही रही है, हाल फिलहाल सर्दी चल ही रही है, इस पे आप देखें सुबह सुबह ओस की बूंदें रहती हैं, ओस की बूंदें। वायुमंडल में आप कभी देखें, बरसात के मौसम में आप कभी गमन करें या आवागमन कहीं भी करें तो आप पाएंगे कि सर जब हम चलते हैं तो हल्की हल्की सी बूंदें हमारे सर पे लगा करती हैं, चेहरे पर फुहार टाइप का बड़ा बारीक पानी आता है, वो बारीक क्या कहलाती है, वायुमंडल की आर्द्रता कहलाती है। हमने उसी को बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा दिया कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर हम अगले फैक्ट पे चलें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ताप हुआ, प्रकाश हुआ, आर्द्रता हो गई। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें। वर्षा में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। दोनों में सूर्य। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बढ़ते हम अगली हेडिंग में।
क्योंकि 3 हेडिंगें करनी, कौन कौन सी? तापमान, प्रकाश और हमने क्या किया? आर्द्रता। तापमान, प्रकाश और आर्द्रता। अब अगली हमारी हेडिंग आएगी कौन सी? ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु। अगली हेडिंग क्या है हमारी? वायु। अगली हेडिंग हमारी आएगी बच्चों वायु। वायु क्या कहलाती है? वायु के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। मौसम के तत्व में वायु एक महत्वपूर्ण तत्व है। लिखते हैं बच्चा, वायु हमारी कौन सा? चौथा तत्व है ये। मौसम के, या लिख सकते हैं मौसम को प्रभावित मौसम को प्रभावित करने वाले तत्वों में वायु एक महत्वपूर्ण घटक या तत्व है। घटक या क्या है? तत्व है। मौसम को प्रभावित करने वाले तत्वों में वायु एक महत्वपूर्ण घटक या तत्व है। क्यों? क्योंकि जो यह किसी स्थान की जलवायु के जलवायु के तत्व तापमान व वर्षा आदि पर नियंत्रण रखता है। वर्षा आदि पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। वर्षा आदि पर क्या रखता है? ये नियंत्रण रखता है। यह खुद क्या होता है? नियंत्रित होता है। यह खुद क्या होता है? नियंत्रित होता है। ओके। अगली हमारी हेडिंग रहेगी, 5वीं रहेगी कौन सी? वायु हो गई। क्या हुआ? अब हमने ताप पढ़ लिया, प्रकाश पढ़ लिया। ताप, प्रकाश और आर्द्रता और वायु। अब क्या बना अपना? ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु। वर्षा और बचा वर्षा। और हम पढ़ेंगे भाई वर्षा क्या कहलाती है। तो वर्षा के बारे में हम पूरा समझेंगे इस चीज में कि भैया, क्योंकि इतना चीज तो हमें क्लियर हो ही रहा है, साथ में साथ हमें वर्षा भी को क्या लेके चलना है? वर्षा को भी क्लियर लेके चलना है। दिन में सूर्य की गर्मी अधिक होती है, जिससे धरती पर उपस्थित जल वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है। संघनित होकर वर्षा की बूंदों के रूप में तब्दील होता है। क्या होता है? तब्दील हो जाता है और बाद में वर्षा होती है। और बाद में धरती पर वर्षा होती है। बाद में धरती पर क्या होती है बेटा? वर्षा होती है। क्लियर है बात इतनी? हमने आपसे कहा हमने आपको ताप के बारे में बताया, प्रकाश के बारे में बताया और हमने आपको आर्द्रता के बारे में बताया। वायु क्या कहलाती है? वायु को समझो। मौसम को, क्योंकि आपको ये कॉमन फैक्ट हर जगह डालना है कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तो आपको सभी जगह लिखना है। वो इसलिए आपको यह लिखना है, ये फैक्ट आपका कॉमन है कि यह मौसम को प्रभावित करने वाले तत्वों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको सभी जगह कहना है। इस पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों?
क्यों? क्योंकि भैया जो वायु है ये क्या है, वायु एक मौसम को प्रभावित करने वाले तत्वों या कारकों में एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह किसी स्थान की जलवायु के तत्व, जो ये वायु होती है यह किसी एक स्थान की जलवायु के तत्व, तापमान या वहां की वर्षा आदि को नियंत्रित करता है। जो हवा होती है, हवा के कारण ही तो वर्षा संपन्न होती, हवा के कारण ही तो यहां वहां से हवाएं आती हैं और किसी एक क्षेत्रीय स्थान पर वर्षा कराती हैं, किसी क्षेत्रीय स्थान पर वर्षा कराती हैं। क्लियर है? तो हमने कहा यह किसी स्थान की जलवायु के तत्व, तापमान तथा किस पर, वर्षा आदि पर क्या है, नियंत्रण रखता है। जो वायु होती है या किसी स्थान के तत्व, तापमान और वर्षा आदि पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है तथा खुद ब खुद उनसे नियंत्रित होती है। अब ये एक जगह जब हवाओं का प्रसार नहीं चलता कई जगह, तो ये क्या करती है, ये विभिन्न जगह नहीं अपवर्तित होती है, एक ही जगह बदलती रहती है। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गई हमारी यहां तक की बात। और हम अगला है हमारा क्या, वर्षा। तो दिन में जब सूर्य की गर्मी अधिक होती है तब धरती पर उपस्थित जल वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है। आप देखिए जब बहुत अधिक अच्छा तापमान बढ़ जाता है, बहुत तेज धूप निकलती है, तो धरती पर उपस्थित छोटे छोटे वाष्प के रूप में ऊपर पहुंचने लगता है और ऊपर पहुंचकर क्या हो जाता है, वायु में जाकर मिल जाता है, जिससे वायु का क्या होता है, संघनन। संघनन यानी क्या है, मिक्सचर होता है। वायु और वायु के जो ये वाष्प में जल पहुंचा है ये क्या होता है, मिलने लगता है आपस में, और जब ये वायु में संघनन होता है तो संघनित होकर वर्षा की बूंदें पर क्या होती, वर्षा के बूंदों के रूप में ऊपर जाकर क्या होती है, नीचे उठने लगती है। और बाद में जब ये वायु के रूप में संघनित हो जाती है वर्षा की बूंदें, तो अंत में जाकर ये धरती पर गिरने लगती हैं, जिसको हम वर्षा कह देते हैं। क्लियर है बात? आपको सीधी सी बात देखना है, मौसम किसे कहते हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक या मौसम के तत्वों के नाम। सो आपके दिमाग में तुरंत आएंगे कि सर मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को कहा जाता है, और आप तुरंत याद आएंगे कि सर मौसम से सब होते काम, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम। आप क्या आएंगे दिमाग में तुरंत कि मौसम से सब होते काम, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, वर्षा नाम आपके दिमाग में तुरंत आएंगे। ताप में लिख देना भैया वही चीज की, वायुमंडल का ताप अधिक होने पर क्या होता है, ये सीधी बात है, ये इतना ही लिख देना कि ताप वायुमंडल को, मौसम को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ताप अधिक होने पर वायुमंडल में गर्मी अधिक बढ़ जाती है, ताप कम होने पर वायुमंडल में गर्मी कम हो जाती है, बस इतना ही लिख देना। दूसरा भैया कौन सा है, ताप के बाद प्रकाश, तो वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश अधिक होने पर ताप अधिक होता है, सूर्य का प्रकाश कम होने पर ताप कम होता है, इतना लिख देना। तीसरा आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। चौथा वर्षा, वायु मौसम के तत्वों को प्रभावित करने में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु की गति अधिक तेज होने पर वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब वायुमंडल की गति धीमी होती है तो वायुमंडल का तापमान घट जाता है। अंतिम वर्षा, तो वायुमंडल में क्या होती है, वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करने में वर्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब वायुमंडल में गर्मी अधिक होती है तब क्या होता है, वर्षा का मान बढ़ जाता है, नीचे से जलवाष्प के रूप में उठकर ऊपर बढ़ने लगता है। इसे ही क्या कह देते हैं, इसे हम भैया, और अंत में संघनित होकर वायु के रूप में वो चीजें नीचे आने लगती हैं, इसे हम वर्षा कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम वर्षा कह देते हैं। बेटा पढ़ने पे पूरा फोकस करना है आप लोगों को, क्यों, क्योंकि जो भी बच्चे इस समय व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो व्यर्थ में जीवन बर्बाद करने का अपने पास एक भी समय नहीं बचा है। इसलिए नहीं बचा है क्योंकि आपके एग्जाम अभी आने वाले हैं। क्योंकि जो लोग, आप अपने आप को मूर्ख बना सकते हो बेटा, किसी अन्य आदमी को मूर्ख नहीं बना सकते हो। आप अपने आप को मूर्ख ऐसा बना सकते हो कि आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए बैठा देते हैं कि बैठ जाओ, आप 2 घंटे बुक खोल के बैठते हो, फिर भी आपको दिमाग में नहीं आती वो चीज। क्यों नहीं आती? आप पढ़ने का आपको तरीका नहीं पता भी। क्यों? क्योंकि जो चीज व्यक्ति याद करने के उद्देश्य से पढ़ता है वो चीजें उसको याद कभी होती नहीं है। आप कभी किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ो, गीता को पढ़ो, रामायण पढ़ो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने इनको याद करने के उद्देश्य से पढ़ो कि नहीं हमें याद करना है। पढ़ाई को एक रोमांचित, एक टाइम पास बनाओ पूरा, तभी आएगी। जब, क्योंकि जो चीज आपको अच्छी लगे, ये संभव नहीं है कि हर चीज आपको जो लाभदायक हो वो संभव अच्छी चीज हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि शिक्षा का आधार आपके टाइम से पूरा है। क्योंकि शिक्षा आपसे क्या मांगती है, पेशेंस और टाइम, दोनों चीज मांगती है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स यूज्ड टू, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, ठीक है,
कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप इसको चेंज कर सकते। आप एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पूरे धरती को, आप ये माने पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को बदल सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ओके, तो आप लोगों को एक शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकर बनना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र आपका ये दिमाग खोलना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मात्र आपके दिमाग खोलना। शिक्षा का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप किसी के नौकर बने। शिक्षा का उद्देश्य आपको जागृत करना। यदि आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस पर कंट्रोल कर पाएंगे? किसी पर भी नहीं कर सकते। भाई आपका मन आपको कहता है कि मैं यार 4 बजे उठूंगा, लेकिन आप नाइट में सोचते हो कि 4 बजे उठूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका मन कहता है अरे 4 बज गए, तो फिर देखते हो अलार्म लगा के, हाँ सर सही कह रहे थे 4 बज गए, 4 बज गए, 4 बजे बस 5 मिनट सर, 5 मिनट बाद फिर भैया आप क्या है, पता चला 5:30 बज गए, अरे यार भी तो थोड़ा सा और। इस तरीके से आप 4 बजे के उठने के चक्कर में सुबह के 8 बजा देते हैं और दोष देते हैं कि यार नींद नहीं खुल पाती है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप लोग चाहें तो अपने मन को कंट्रोल में करना सीखो। आप लोग अपने मन को कंट्रोल में जिस दिन आपने करना सीख लिया, उस दिन आप पूरे A to Z पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका ये माइंड है, ये पूरा सर्कुलस माइंड चलता है, आपका पूरा सर्कुलस माइंड है। यदि आप इस चीज को कंट्रोल करते हैं तो आपका दिमाग आपके अनुसार चलेगा। जीवन में 3 चीजें अखंड सत्य हैं, सांस, मृत्यु, मन। ये 3 चीजें कभी रुकती नहीं है और आपको इन तीनों पे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए कुछ यदि इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके अंदर पावरफुल है यार, आप एकदम पावरफुल बच्चे हैं। ऐसा थोड़ी है कोई चीज, क्योंकि तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तो विश्व गुरु बनाने के चक्कर में नहीं, अपना पहले उद्धार देखो। ऐसे नहीं होती पढ़ाई जिस तरीके से आप करते हैं। पढ़ाई को आप फालतू चीज बनाए हो, इसको टाइम पास बनाना सीखो। जिस दिन से टाइम पास आने, जिस दिन पढ़ाई में मन लगने लगे, समझ जाना कि पढ़ाई कुछ चल रही है, वरना आप तो सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। पढ़ाई को आप पूरा रोमांटिक तरीके से पढ़ें तो आप सक्सेसफुल भी होंगे, और रोमांटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं हो सकते। क्योंकि पढ़ाई किसी को लगती नहीं है। पढ़ाई को इंस्ट्रूमेंट बनाओ, अपना पेशा बनाओ, शौक बनाओ पढ़ने का। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है, पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ आपको गुलाम बनाना है। पढ़ाई का मतलब तो ये है कि आपका दिमाग खुल जाए, आपका दिमाग किसी तरह से उजागर हो जाए। पढ़ाई का मतलब ये है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी पे लग जाओ, नौकरी पे लग जाओ, पढ़ाई का मतलब नहीं होता। पढ़ाई का संबंध आपके दिमाग को खोलने से, आपको जागृत करने से है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनके पास कितनी डिग्रियां थी जानते हैं आप लोग? 32 डिग्रियां थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास। और आप लोग अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये बहुत धिक्कार की ही तो बात है कि आप लोग अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज मेडिटेशन। उठो सुबह से, ध्यान। अरे कुछ तो करो, पढ़ नहीं सकते हो तो कम से कम बॉडी बनाओ, जिम जाओ। वो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक चीज पे, किसी आदमी ने किसी से पूछा कि सर एक जगह 20 हाथ का कुआं खोदे तो नहीं पानी निकलता है। अच्छा, हमने कहा फिर? बोले 4 आदमियों ने 4 जगह 20-20 हाथ का कुआं खोदा। अरे 4 जगह भाई 20-20 हाथ का कुआं खोदने की क्या जरूरत है? एक ही जगह 80 हाथ का खोदो ना, पानी निकलेगा वहां। लेकिन आपके दिमाग पे ये चीजें फिट बैठे तब बात है। तो सबसे पहली बात है, अपने मन को काबू में करो। अपने मन को काबू में करना है तो अपनी सांस को काबू में करो, और सांस को काबू में कर लिया, आप ब्रह्मांड को काबू में कर सकते हैं। क्योंकि मन का संबंध सीधा हमारी श्वास से होता है, सांस से। आप सांस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, मन आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। और आप श्वास को कंट्रोल करना नहीं सीख सकते, कोई फैक्ट नहीं जाता इसका। बढ़ते आगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है हमारा, मौसम पूर्वानुमान के प्रकार। मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, मौसम पूर्वानुमान के प्रकार लिखिए। मौसम पूर्वानुमान के प्रकार लिखिए। यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है इसका, मौसम पूर्वानुमान मुख्यतः, मौसम पूर्वानुमान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला,
अल्पकालिक पूर्वानुमान, अल्पकालिक पूर्वानुमान। अल्पकालिक पूर्वानुमान क्या है? अल्पकाल मतलब कुछ टाइम के लिए। वह पूर्वानुमान जो कुछ घंटे से लेकर 48 या 72 घंटे तक के लिए 72 घंटे तक के लिए बनाया जाता है, तय किया जाता है उसे अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। लिखते जाएं मेरे साथ लिखते जाएं आप लोग। ऐसा मौसम पूर्वानुमान जो कुछ घंटे से लेकर 48 घंटे या अधिकतम 72 घंटों तक के लिए लगाया जाता है, ऐसे पूर्वानुमान को अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास मध्यकालिक पूर्वानुमान। मध्यकालिक पूर्वानुमान क्या का मतलब क्या है भैया? यह पूर्वानुमान 3 दिन से लगभग 3 सप्ताह तक की अवधि के लिए लगाया जाता है। जो यह पूर्वानुमान होता है 3 दिन से लगभग 3 सप्ताह तक की अवधि के लिए लगाया जाता है। और तीसरा है हमारा दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान। दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान जो यह पूर्वानुमान होता है, यह पूर्वानुमान 1 वर्ष से लेकर कई वर्षों तक के लिए घोषित किया जाता है। जो यह पूर्वानुमान होता है, अब हमने आपको बताया कि भैया क्या होता है मौसम पूर्वानुमान के प्रकार। तो मौसम पूर्वानुमान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यह पूर्वानुमान कुछ घंटे, पहला ये 3 प्रकार का होता है, अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान और दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान। अल्पकालिक का मतलब क्या है? वह पूर्वानुमान जो कुछ घंटे से लेकर अधिकतम कितने घंटे तक? भैया 48 घंटे या 72 घंटे। हमारे आपके यहाँ जो भी मौसम संबंधी सूचनाएं पहले प्राप्त हो जाती हैं कि कल बारिश होनी है या इस तारीख को बारिश होनी है, वो किस पूर्वानुमान के अंतर्गत आता है बेटा? अल्पकालिक पूर्वानुमान के अंतर्गत आता है। वह पूर्वानुमान जिसमें जो मौसम संबंधी सूचनाएं कितने घंटे, कुछ घंटे से लेकर 48 घंटे या अधिकतम 72 घंटे के लिए अपनाई जाती हैं, वहां पर कौन सा पूर्वानुमान वो तय किया जाता है? अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान। दूसरा मध्यकालिक, तो वह पूर्वानुमान जिसे 3 घंटे से लेकर अधिकतम कितने तक? 3 सप्ताह तक, 3 घंटे से लेकर अधिकतम 3 सप्ताह तक जिसे लगाया जाता है, ऐसे पूर्वानुमान को कौन सा मौसम पूर्वानुमान कहा जाता है? ऐसे पूर्वानुमान को बेटा है जो कि मध्यकालिक मौसम पूर्वानुमान कहा जाता है। दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान, तो ऐसा मौसम पूर्वानुमान मतलब यह जो दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान होता है, यह 1 वर्ष से लेकर तमाम 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक के लिए लगा दिया जाता है। ऐसे मौसम पूर्वानुमान को दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी क्लास का यहीं समापन होता है और हम मिलते हैं आपके साथ अब अगली क्लास में एक नए प्रश्नों के साथ, नई प्रश्न श्रृंखला के साथ। जब तक आपसे ये क्लियर करिए आप लोग, जितना हमने आपको पढ़ाया है ये सारी की सारी चीजें याद रखिए। ये सारे के क्वेश्चन
मोस्ट हैं आपके लिए, महत्वपूर्ण भी श्रृंखला में डले हैं, क्योंकि परम आवश्यक सारे सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मोस्टली प्रश्न है। हमने आज 2 क्वेश्चन पुनः कंप्लीट अपने कर लिए हैं। कौन कौन से? मौसम पूर्वानुमान के प्रकार और मौसम के तत्व। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।